नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बात शुरू करेंगे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की दो पंक्तियों से। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब इसका संदर्भ क्या है, किस लिए है, कब उन्होंने कहा था, कब किस संदर्भ में लिखा था, ये सब आखिर में बताऊंगा। पहले आज की बात शुरू कर लेते हैं। देखिए, महत्वाकांक्षा मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ, वो कई बार जो है वो आपको सच देखने नहीं देती। इच्छा जब लालच में बदल जाए, महत्वाकांक्षा जब अंधी हो जाए, तब वो देख नहीं पाती है कि सच्चाई क्या है। 3 नेताओं की आज बात करूँगा जिनकी प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। महत्वाकांक्षा शब्द जो मुझे इनके लिए ठीक नहीं लगता, इनकी लालसा है। और ये लालसा ऐसी है जो अजर अमर है, वो कभी जाने वाली नहीं है। नहीं बन पाएंगे ये तय है, लेकिन ये इनकी लालसा आजीवन बनी रहेगी। तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इन नेताओं के लिए नहीं, इन नेताओं से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि वो वीडियो देखेंगे, मेरा या और लोगों की बात सुनेंगे और उसके आधार पर अपनी राय बदल देंगे या अपना रास्ता बदल देंगे। बिल्कुल नहीं, न मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा भी नहीं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, 2 वर्ग के लोगों के लिए। एक, जो इन नेताओं का समर्थन करते हैं कि भाई वो तो अपनी लालसा से अंधे हैं, आप क्यों जो है इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप क्यों उनकी लालसा को हवा दे रहे हैं। आपके समर्थन के कारण ही उनकी लालसा, ये इच्छा जो है, लालच और बढ़ता जाता है। दूसरा, उन लोगों के लिए जो इन नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं, भविष्य में उस रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं, तो उनको आगाह करने के लिए कि ऐसा मत कीजिए। ज़मीनी हकीकत मतलब पैर हमेशा ज़मीन पर रहना चाहिए। ये जीवन में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ज़मीन से उठा पैर, आप फिर कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, ये फिर वो आपकी लालच का या आपकी महत्वाकांक्षा का, आपकी इच्छा का बहाव तय करता है। तो जिन 3 नेताओं की बात कर रहा हूँ, क्रम में बात करता हूँ कब से इनकी महत्वाकांक्षा जागी। पहले आप समझ गए होंगे, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। इनकी प्रधानमंत्री बनने की लालसा जगी 2013 में। क्यों जगी मुझे मालूम नहीं। उस समय उसका एक कारण जो स्वाभाविक रूप से समझ में आता है वो ये, आप देखिए कि 1984 के बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला लोकसभा में, और 2013 में भी लग रहा था कि 27 साल हो चुके थे, लग रहा था कि फिर से हंग पार्लियामेंट आएगी। तो ऐसे में नेता जो है, जो चुना जाएगा, जो सबको स्वीकार्य होगा। और नीतीश कुमार और भाजपा में भी ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, बीजेपी की जो सीटें मिलेंगी उसके बाद सहयोगियों की ज़रूरत होगी, उसके लिए सहयोगी नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत नहीं होंगे। अब नीतीश कुमार की बेचैनी बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ गई थी। मैंने पिछले 1-2 वीडियो में इसका जिक्र भी किया था कि किस तरह से वो पहले नितिन गडकरी जो उस समय अध्यक्ष थे उनसे मिले, उनसे आश्वासन लिया कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी का नहीं बनने देंगे। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने, उनसे आश्वासन लेने गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मैंने ऐसा आश्वासन दे दिया, ऐसा कुछ बोल दिया, तो मेरा कार्यकर्ता मुझे मार डालेगा, तो ये हम रोक नहीं सकते हैं। ये राजनाथ सिंह के शब्द थे। और उसके बाद आजकल अटल जी का, आडवाणी जी का, सुषमा स्वराज का बड़ा नाम लेते हैं। जो भी विपक्ष में हैं वो उनको महान बताते हैं। नीतीश कुमार भी उनमें हैं। जब बीजेपी से अलग हो जाते हैं तब इन लोगों का ज़्यादा नाम लेते हैं, तब ज़्यादा याद करते हैं इनको, तुलना करने के लिए, नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए। तो आज मैं आडवाणी जी और सुषमा जी की बात को नीतीश कुमार ने किस तरह से महत्वहीन समझा उसकी बात बता रहा हूँ। कि जब गोवा का अधिवेशन हो गया भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी, इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चुन लिए गए, घोषित हो गए या नॉमिनेट कर दिए गए, जो भी कहें आप। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी कुछ समय बाद, और उसमें तय होना था कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे या नहीं, या कोई होगा या नहीं। उस समय नीतीश कुमार की बेचैनी इतनी ज़्यादा थी कि वो पहले से जल्दी से आश्वासन चाहते थे
और इसकी औपचारिक घोषणा चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अगर नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं, ये कह दिया बीजेपी ने, तो उनके लिए एनडीए में बने रहने का एक आधार बन जाएगा कि देखिए नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं तब मैं एनडीए में हूँ, और नहीं तो वो छोड़ देंगे एनडीए, जो उन्होंने किया भी। उस समय आडवाणी जी ने सुषमा स्वराज से उनको फ़ोन करवाया और कहा कि आप एनडीए मत छोड़िए, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड में बहुमत है और हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने देंगे। लेकिन नीतीश कुमार को भरोसा नहीं हुआ, उनको लगा कि ये लोग रोक नहीं पाएंगे, या आडवाणी जी की बात पर उनको भरोसा नहीं रह गया, जो भी कारण रहा हो। वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने अगले दिन अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन में एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी। लोकसभा का चुनाव लड़े। 2009 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़े थे। अब ये देखिए बीजेपी ने बिहार में कैसे अपने को ख़त्म किया पार्टी को, उसका उदाहरण है। 2009 में बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर लड़ी बिहार में लोकसभा में। नीतीश कुमार की पार्टी को 25 सीटें दी। नीतीश कुमार की पार्टी 20 सीटें जीती जेडीयू, और बीजेपी 15 में से 12 सीटें जीती। तो ये इक्वेशन था बीजेपी और आरजेडी का। अब आया 2014, नीतीश कुमार और बीजेपी अलग अलग लड़े। बीजेपी 30 सीटों पर लड़ी, 22 जीती। नीतीश कुमार 38 सीटों पर लड़े और सिर्फ 2 सीटें जीते। ये उनकी हैसियत थी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। उनको लग रहा था कि 38 सीट लड़ेंगे, बड़ी संख्या में सीटें जीतेंगे, फिर बार्गेन करेंगे, प्रधानमंत्री बनने का सौदा करेंगे। 2 सीटें लेकर चुपचाप घर में बैठ गए और खतरा आ गया किस पर? मुख्यमंत्री पद पर। पार्टी में रिवोल्ट होने की स्थिति आ गई। तब उन्होंने जो है नई चाल चली और कहा कि मैं जिम्मेदारी हार की लेता हूं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं, और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर क्या हुआ आपको सब मालूम है। तो नीतीश कुमार की ये महत्वाकांक्षा 2013 में जो जन्मी थी और 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ ही उसका शमन हो गया इस अग्नि का। और लेकिन अब 2024 से पहले 2022 में उनकी ये महत्वाकांक्षा फिर जागी है। इस बार उनको लगता है कि आखिरी मौका है और ये मौका वो चूकना नहीं चाहते, इसलिए बीजेपी से फिर नाता तोड़ा। उनको मालूम था कि बीजेपी में तो कोई सवाल ही नहीं। अब यहाँ तो कोई मतलब उम्मीदवार क्या, प्रधानमंत्री का पद भी नहीं खाली है, उम्मीदवार का तो कोई सवाल ही नहीं। तो अगर कोई संभावना बन सकती है तो विपक्षी खेमे में, तो वो छोड़कर चले गए विपक्षी खेमे में आरजेडी के साथ महागठबंधन में। अब आप देखिए उन्होंने उसके बाद से शुरू कर दिया जोड़ तोड़, विपक्षी एकता करा रहे हैं। खबरें छपवाई कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कहा कि जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ऑफर दिया है, और ये बात उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही, ललन सिंह ने कही। कोई मतलब सूत्रों के अनुसार या जानकारी मिली है इस आधार पर नहीं, या किसी ने चुपचाप किसी नेता ने बता दिया किसी पत्रकार को, ऐसा नहीं। सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि अंबेडकर नगर और मिर्ज़ापुर से भी ऑफर है। लेकिन उत्तर प्रदेश से कोई जवाब नहीं मिला, अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब लगा कि ये तो अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, इससे भाव गिर जाएगा, तो एक दिन कहा कि अरे भाई ये सब कहाँ से छप रहा है, हमको तो पता ही नहीं, हमारी तो कोई महत्वाकांक्षा है नहीं, हम तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी दल आपस में जुड़ जाएं, मिल जाएं। अब आप देखिए नाटक की भी इंतहा होती है, और नेता जब नाटक करता है ऐसा तो ये मानकर चलता है कि जनता बेवकूफ़ है, वो समझती नहीं है। जनता नेता से ज़्यादा समझदार होती है, बुद्धिजीवियों से भी ज़्यादा समझदार होती है, पत्रकारों से भी ज़्यादा समझदार होती है। उसको पता होता है ये जो बारीकियां हैं राजनीति की, नेता कब क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसका मकसद क्या है, जो बोल रहा है वो नाटक है या वास्तविकता है, सब समझता है। तो नीतीश कुमार की ये लालसा, उसने उनका विवेक हर लिया है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने जो बात, वो संदर्भ बड़ा ऐतिहासिक है, महाभारत का है, अभी बताता हूँ आखिर में। दूसरे नेता की बात करते हैं। दूसरे नेता हैं अरविंद केजरीवाल। इनकी प्रधानमंत्री बनने की लालसा राजनीति में आने के साथ ही जग गई थी। वो अपने को राष्ट्रीय नेता के रूप में देख रहे थे।
अन्ना हजारे के आंदोलन से देश भर में जो माहौल बना था, उनको लग रहा था कि वो हवा के घोड़े पर सवार हैं, जहाँ चाहें अपना रथ जो है वो रोक सकते हैं, जो चाहे क्षेत्र जो है वो उनका हो जाएगा। तो दिल्ली में चुनाव लड़े मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ और उनको हरा दिया, मुख्यमंत्री बन गए। तो लगा सीएम को हराकर सीएम बन गए, तो पीएम उम्मीदवार को हराकर पीएम बन सकते हैं, तो बनारस पहुंच गए। क्योंकि उस समय जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो लोकसभा में नहीं थे, वो चुनाव नहीं लड़ते थे। एक बार चुनाव लड़ा था, हार गए थे, उसके बाद फिर कभी हिम्मत नहीं की। और फिर जब बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री का पद मिल रहा हो तो कौन चाहेगा चुनाव लड़ना। इसलिए उस तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ गए, हार गए। मानकर चल रहे थे, पूरे देश के जितने उनके वॉलंटियर थे, जितने समर्थक थे, सबको बनारस में बुला लिया। सारे विपक्षी दलों को लगा कि बस अरविंद केजरीवाल हमारे तारनहार हैं, ये मोदी को हरा देंगे, हमारा रास्ता खुल जाएगा। और हुआ उल्टा। वहाँ से जो झटका खाया अरविंद केजरीवाल ने, तो फिर माफ़ी मांग के फिर मुख्यमंत्री बने। अब पंजाब में जो जीत गए हैं चुनाव और प्रचंड बहुमत से जीते हैं, तो महत्वाकांक्षा फिर जाग गई। अब आप देखिए ये विचित्र सी स्थिति, जब मैं कह रहा हूँ कि विवेक हार जाता है, विवेक चला जाता है आदमी का, तो आप देखिए कि जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी सदस्य ना हो, वो 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो इसमें वास्तविकता और लालसा के बीच का अंतर कितना बड़ा है। अंतर कहना भी ठीक नहीं है, खाई है, बहुत बड़ी खाई है, वो बंगाल की खाड़ी से भी बड़ी खाई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप ये समझा नहीं सकते। अगर आप कहेंगे तो वो कहेंगे कि आपको अकल नहीं है, आप राजनीति समझते नहीं हैं। मैं समझता हूँ। तो वो देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। जो प्रदेश को नहीं बना सके वो देश को नंबर 1 बनाएंगे। उनका एक और नया घोटाला आ गया है, उसकी भी जांच का आदेश जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिया है। और अब वो धीरे धीरे जो है वो प्रधानमंत्री बनना तो दूर, घोटालों के बादशाह हो जाएंगे कुछ दिन में। तो उनका हौसला जो है पंजाब जीतने के बाद बढ़ गया है। अब उनको लगता है कि बस गुजरात में तो हमारी जीत होने ही वाली है, गुजरात में हरा दिया मोदी को, तो फिर मुझे मोदी के खिलाफ मैं सबसे बड़ा नेता हो जाऊंगा, मुझे कौन रोकेगा। तो भाई गलतफहमी की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, कहते हैं। तो इस गलतफहमी का तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर वही बात, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, नाश इसलिए इसलिए कह रहा हूँ कि इसका भारी नुकसान होने वाला है जहाँ फ़ायदे में है, यानी दिल्ली और पंजाब में। इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं अभी गुजरात और हिमाचल में, वहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन कोई भी पार्टी, नई पार्टी अगर ऐसा सोचकर चले तो फिर चुनाव लड़ेगी ही नहीं, चुनाव मैदान में आएगी ही नहीं। कोई पहली बार में जीत जाए ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए चुनाव लड़ना, उसमें जीतने की उम्मीद करना एक बात है, और हवा के घोड़े पर सवार होना दूसरी बात। तीसरे नेता हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव के दिमाग में 2018 से, अब ये तीसरे हैं, एक 2013 में, दूसरे 2014 में, तीसरे 2018 में, ये सब एक ही व्याधि से पीड़ित हैं, एक ही रोग के मरीज़ हैं। 2018 में इनके मन में भी जागा, चौथा फ्रंट बना रहे थे, नहीं बन पाया। उसके बाद से लगातार कोशिश कर रहे हैं विपक्षी एकता की। ये जो सब विपक्षी एकता की बात करते हैं, समझ जाइए कि वो अपनी महत्वाकांक्षा को छिपा कर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। है महत्वाकांक्षा अपनी है, लालसा अपनी है कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन बात करते हैं कि हम तो त्याग के लिए कर रहे हैं, हम तो विपक्षी एकता के लिए कर रहे हैं, हम तो देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, अपना क्या है। तो केसीआर भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। जब उनको लगा कि देश भर में अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे कोई विशेष समर्थन नहीं मिल रहा है, ख़ास तौर से उनका जो हश्र हुआ पटना में, नीतीश कुमार ने उनका जैसा अपमान किया, बेइज्जत किया, उसके बाद उनको लगा कि अब जो है अपने रास्ते चलना चाहिए। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। तो अभी उनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। राष्ट्रीय पार्टी का नाम होगा भारत राष्ट्र समिति।
हालांकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, अपने लोगों से बातचीत नहीं की है, पार्टी का कोई जो है पार्टी में कोई राय नहीं बनी है। हालांकि उसकी तैयारी हो गई है कि चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, लेकिन इस बात पर गलतफहमी नहीं, कन्फ्यूजन बना हुआ है कि राज्य में भी भारत राष्ट्र पार्टी हो जाएगी या राज्य में इस नाम से रहेगी और राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत राष्ट्र समिति के नाम से होगी। तो ये अभी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है। वैसे भी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए और कम से कम 4 लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन तो करा सकते हैं, लेकिन मान्यता मिलना अभी बहुत दूर की बात है। तो अब ये तीनों जो नेता हैं, देखिए सब अपना अपना अखाड़ा तैयार कर रहे हैं, अपनी अपनी पिच तैयार कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि अपनी पिच तैयार करो, उस पर जो है लड़ो, वहाँ जीत मिल जाएगी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि वो विपक्षी एकता करेंगे। उनकी नज़र में कांग्रेस पार्टी, उनकी नज़र में समाजवादी पार्टी है कि ये सब आएँ और मेरा समर्थन करें, मैं इनका नेता बनूं। अब कांग्रेस पार्टी क्यों उनको अपना नेता बनाएगी, ये कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन राजनीति में मानकर चलना चाहिए कि कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो नीतीश कुमार का यह हाल है। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि भाई क्षेत्रीय दल जितने हैं उनमें सबसे बड़ा तो मैं हो गया, मेरी अकेली पार्टी है जिसके 2 राज्यों में सरकार है। तो इसलिए जो है उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह भी दिया कि ये जो विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है उस खेमे में या उस प्रयास में वो अभी शामिल होने की ज़रूरत नहीं समझते। यानी उनको लग रहा है कि गुजरात और हिमाचल के बाद लोग मुझे नेता मान लेंगे, विपक्षी एकता की धुरी मैं बन जाऊंगा। ये सब अपने आप में जो कोशिशें कर रहे हैं, ये अपने को विपक्षी एकता की धुरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है जो विपक्षी एकता की धुरी बनेगा वही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन पाएगा। तो ये 3 नेताओं की जो लालसा है, अब मैंने शुरू में दिनकर जी की जो कविता की जो 2 पंक्तियां आपको सुनाई, उसका संदर्भ बताता हूँ। ये संदर्भ है कृष्ण की चेतावनी का, जब वो दुर्योधन के पास आखिरी संधि प्रस्ताव लेकर गए थे और दुर्योधन से कहा था कि भाई राज्य पहले मांगा, आधा मांगा, फिर कहा वो भी नहीं तो सिर्फ 5 गांव दे दो, वो भी तैयार नहीं हुआ। और दुर्योधन ने जब उनको बांधने की बात कही तब कृष्ण का धैर्य छूट गया। भगवान का भी धैर्य छूटता है। उन्होंने जो कहा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, यहाँ कोई दुर्योधन किसी को नहीं बता रहा हूँ, किसी को कृष्ण नहीं बता रहा हूँ। फिर मैं क्या बता रहा हूँ? इस महाभारत के संदर्भ के जरिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आदमी बहुत ही अनरीजनेबल हो जाता है तब उसका नाश होता है। यानी उस चुनाव की बात करें तो हार होती है, बुरी हार होती है, पराजय मिलती है, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, कि जब आप जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। और भगवान कृष्ण ने सब दिखा दिया कि देखो इसका नतीजा क्या होने वाला है। तो उसका नतीजा क्या होने वाला है 2024 का, वो दिखाई दे रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण नहीं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनके पैर ज़मीन पर हैं। इन तीनों जो प्रधानमंत्री पद के लिए लालायित हैं, इनके पैर ज़मीन से उखड़े हुए हैं, ज़मीन पर नहीं हैं। और ये कोई भी तार्किक बात सुनने को, कोई भी रीज़नेबल बात सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए इन 3 लोगों की बात की। तो नतीजा क्या होगा 2024 का, ये तो सबको मालूम है। लेकिन ये मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे 2024 में। नतीजे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लड़ाई। आप देखते रहिए अगले 1.5 साल में क्या क्या होने वाला है, देश में विदेश में। ये जो आपने देखा इंग्लैंड में, लेस्टर में, बर्मिंघम में, ये इसको आइसोलेटेड घटना मत मानिए। इसको भारत से, मोदी से और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जोड़कर देखिए। ये उनको हराने के लिए ये एक माहौल बनाया जा रहा है दुनिया में हिंदुत्व के खिलाफ। कभी उसकी भी बात करेंगे।
हालांकि मैंने लेस्टर पर जो वीडियो बनाया था मुझे समझ में नहीं आया, बहुत कम लोगों ने उसको देखा, जो भी कारण रहा हो, लगता है शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि सावधान रहिए, अगले 1.5 साल इस देश के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये संघर्ष जो है बहुत कड़ा होने वाला है और इसके बाद जो नतीजा आएगा वो पूरे देश को बदलने वाला होगा। तो उसके लिए तैयार रहिए। 2024 तक आपसे बात करता रहूँगा ऐसे, और फिर बताऊँगा आज जो मैंने कहा वो क्यों कहा था, और उसका नतीजा जब आ जाएगा तब बताऊँगा कि इसका मतलब क्या था। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।